नमस्कार, मैं हूं सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी। मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूं। दोस्तों, आज मैं डिकोड करूंगा नंबर एक, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के लिए जो वर्तमान में प्रचलित बिल्डिंग बायलॉज 2025 हैं उनको। नंबर दो, जोनिंग रेगुलेशंस को। नंबर तीन, कंपाउंडिंग बायलॉज को। सबसे पहले मैं बात करता हूं मॉडल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बायलॉज 2025 के बारे में। उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को ये शक्तियां प्राप्त हैं कि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के लिए वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बायलॉज का निर्माण करे और अधिनियम के अंतर्गत बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बायलॉज के अंतर्गत विभिन्न भू उपयोगों में निर्माण किए जाने वाले भवनों और विकास किए जाने के लिए लेआउट्स के संबंध में मानकों का निर्धारित करे। इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बायलॉज 2025 निर्गत किए हैं। यही बायलॉज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इस समय प्रभावी हैं। इन बायलॉज में मुख्यतया भवन के निर्माण और विकास कार्यों के संबंध में मानकों का निर्धारण किया गया है। इसके लिए एक दस्तावेज तैयार किया गया है जिसको कि बिल्डिंग बायलॉज 2025 की बुकलेट के अंतर्गत समाहित किया गया है। इस बुकलेट में 18 चैप्टर हैं, जिनमें से चैप्टर नंबर 15 जोनिंग रेगुलेशंस के लिए है और अपेंडिक्स 15 भी उसी पर प्रभावी है जोनिंग रेगुलेशंस के लिए। इसके अलावा चैप्टर 16 कंपाउंडिंग बायलॉज से संबंधित है और बाकी बचे हुए जो भी चैप्टर्स हैं वो विभिन्न भूपयोगों में भवन के निर्माण और विकास कार्यों के लिए मानक निर्धारित करने के लिए बनाए गए हैं। इन डिफरेंट चैप्टर्स के बारे में मैं ब्रीफ करता हूं आपको, अलग अलग चैप्टर्स में क्या दिया गया है और उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1, इसके अंतर्गत शॉर्ट टाइटल एंड डेफिनेशंस के बारे में बात की गई है और इस बायलॉज की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात की गई है कि ये बायलॉज कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा डिफिकल्टी रिमूवल की बात की गई है कि अगर इस बायलॉज को अप्लाई करने में कुछ वैधानिक रूप से या विधिक कोई समस्या आती है या कुछ उपयोग करने में प्रैक्टिकल कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी डिफिकल्टी रिमूवल कैसे किया जाएगा। इस बायलॉज के लागू हो जाने से जो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगले बिंदु पर यह बताया गया है। और सेक्टोरल पॉलिसीज के बारे में भी डिटेल से बात की गई है। उन सेक्टोरल पॉलिसीज पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस बायलॉज के अप्लाई हो जाने से। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नक्शा पास करने से संबंधित सारी चीजें लगभग इसमें समाहित की गई हैं और इस चैप्टर का नाम है परमिशंस फॉर लैंड डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इसके डिफरेंट पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1 में लैंड डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की परमिशन के बारे में बात की गई है। नंबर 2 में प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग परमिशंस के बारे में बात की गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर ऑल प्लान्स के बारे में बात की गई है। पॉइंट नंबर 4 पर साइनिंग ऑफ प्लान्स के बारे में बात की गई है। इस चैप्टर के पॉइंट नंबर 5 में एप्लीकेशन ऑब्लिक नोटिस फॉर अल्टरेशन के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट में परमिट फीस के बारे में, परमिट प्रोसेस के बारे में, प्रोसीजर ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में बात की गई है। नोटिस फॉर कंप्लीशन के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 पर परमिशन नियर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एंड हेरिटेज साइट्स के बारे में बात की गई है। परमिशन अलोंग द रिवर बैंक्स के बारे में नेक्स्ट पॉइंट पे बात की गई है और आर्किटेक्चरल कंटोर के बारे में पॉइंट नंबर 2.12 में बात की गई है। क्योंकि इस चैप्टर में लैंड डेवलपमेंट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल से बात की गई है। सारे मानक तय किए गए हैं कि कैसे नक्शा पास करने के लिए कौन कौन से मानक हैं, क्या प्रक्रिया है। मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल कैरी आउट एनी डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट ऑन एनी प्लॉट और लैंड इंक्लूडिंग सब डिविजन और कॉज टू बी डन विदाउट ऑब्टेनिंग ए प्रायर डेवलपमेंट परमिशन ऑफ द अथॉरिटी, फुल स्टॉप। नो सच परमिशन शैल बी इन कंट्रावेंशन ऑफ द मास्टर प्लान ऑब्लिक जोनल डेवलपमेंट प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2.1.2 बिल्डिंग परमिशन के संबंध में। दोस्तों, इसको मैं शॉर्ट में आपको ब्रीफ कर देता हूं कि बिल्डिंग परमिशन लेने के लिए 3 कैटेगरी मुख्य रूप से बनाई गई हैं। नंबर 1 लो रिस्क कैटेगरी, नंबर 2 मीडियम रिस्क कैटेगरी और नंबर 3 हाई रिस्क कैटेगरी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लो रिस्क कैटेगरी की। लो रिस्क कैटेगरी में वो बिल्डिंग परमिशंस आती हैं जिनके कि भूखंड का क्षेत्रफल अगर आवासीय है तो 100 वर्ग मीटर तक होना चाहिए और अगर कॉमर्शियल है तो 30 वर्ग मीटर तक
होना चाहिए भूखंड का क्षेत्रफल। इन कंडीशंस में अगर आपका प्लॉट है तो आपको सिर्फ 1 रुपया प्रोसेसिंग फीस जमा करा के और बाकी जो अन्य चार्जेज हैं जो मानक के अनुसार लगने हैं वो लगेंगे, लेकिन प्रोसेसिंग फीस के रूप में खाली 1 रुपया जमा कराया जाएगा। आप रजिस्टर करा सकते हैं और आपके बिल्डिंग के लिए नक्शा ऑटोमेटिकली सिस्टम से ही पास हो जाएगा। लेकिन नक्शा पास होने के पहले जो सूचनाएं आपको अपलोड करनी है वो आपकी जिम्मेदारी है कि वो सूचनाएं सही होनी चाहिए। इस तरह के मानचित्र अपलोड करने के लिए आपको जो पोर्टल है उस पर उस निर्माण के लिए जो आपकी भूमि का लैंड यूज है वो आपको लिखना पड़ता है, भूखंड की लोकेशन डालनी पड़ती है, डिफरेंट फ्लोर्स पर क्या आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं उसका नक्शा बनाना पड़ता है और बिल्डिंग में मानक के अनुसार वांछित पार्किंग की व्यवस्था भी आपको दर्शानी पड़ती है। इतनी सूचनाएं दर्शाने के बाद आपका नक्शा पास स्वयं हो जाता है। बात करते हैं मीडियम रिस्क कैटेगरी के लिए। दोस्तों, इस कैटेगरी में उन भूखंडों को रखा गया है जिनका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर तक है, भूपयोग आवासीय है, जिनका लेआउट विकास प्राधिकरण द्वारा पास कर दिया गया है या भूखंड विकास प्राधिकरण या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं के अंतर्गत स्थित है। भूखंड का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए आवासीय भूप्रयोग के अंतर्गत। और अगर आपके भूखंड का भूप्रयोग कॉमर्शियल है तो 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के कॉमर्शियल भूखंडों को भी मीडियम रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। इन दोनों कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले भूखंडों के लिए आर्किटेक्ट द्वारा पोर्टल पर मानचित्र स्वीकृत के लिए अपलोड किया जाएगा और मानचित्र की जांच की जाएगी और लाइसेंस टेक्निकल पर्सन या LTP द्वारा उसकी जांच के बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो मानचित्र अपलोड किए गए हैं वो स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत हैं, जो मानचित्र में भूप्रयोग दर्शाया गया है वो स्वीकृत भूखंड के लेआउट के अंतर्गत जो भूप्रयोग प्रदर्शित किया गया उसके अनुसार है और निर्माण किए गए स्ट्रक्चर का FAR, पार्किंग और सभी मानक बिल्डिंग बायलॉज में दर्शाए गए मानकों के अनुसार हैं। इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी सूचना घोषणा अंकित करने के बाद मीडियम कैटेगरी के नक्शे आर्किटेक्ट के द्वारा ही स्वीकृत कर दिए जाएंगे और फिर उसके बाद आपको डिमांड जनरेट होकर मिल जाएगी। पैसा जमा होने के बाद ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से आपका स्वीकृत मानचित्र आपको प्राप्त हो सकता है। इन सूचनाओं में कोई गलती पाई जाती है तो जो ऑनर है और लाइसेंस टेक्निकल पर्सन है उसकी सारी जिम्मेदारी होगी। गलत पाए जाने पर मानचित्र निरस्त किए जा सकते हैं और अगर निर्माण कर लिया गया है तो निर्माण पर यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की। तीसरी कैटेगरी में हाई रिस्क कैटेगरी के मानचित्र रखे गए हैं। तो जो मानचित्र लो रिस्क में नहीं आते हैं, मीडियम रिस्क में नहीं आते हैं, वो सभी मानचित्र हाई रिस्क कैटेगरी में रखे गए हैं। इस कैटेगरी में लाइसेंस टेक्निकल पर्सन द्वारा मानचित्र अपलोड किया जाएगा। सॉफ्टवेयर पर अपलोड होने के बाद मानचित्र संबंधित अभियंताओं द्वारा और टाउन प्लानिंग के अधिकारियों द्वारा उसकी जांच की जाएगी और सक्षम स्तर से उसका अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा और स्वीकृत होने के बाद डिमांड जनरेट हो जाएगी। वांछित शुल्क और अनापत्तियां उपलब्ध कराने के बाद आप मानचित्र को सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके आगे जो चैप्टर्स हैं उनमें डिफरेंट यूज की बिल्डिंग्स के लिए अलग अलग चैप्टर के अंतर्गत अलग अलग मानक निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग का चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए चैप्टर नंबर 5, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स एंड कम्युनिटी फैसिलिटीज के लिए मानकों का निर्धारण चैप्टर नंबर 6 में किया गया है। इसी तरह इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल यूज बिल्डिंग्स के लिए चैप्टर नंबर 7 में उल्लेख किया गया है। मिक्स्ड यूज एंड ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट से संबंधित जो मानक हैं वो चैप्टर नंबर 8 में समाहित किए गए हैं। चैप्टर नंबर 8 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें मिक्स्ड यूज एंड ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। इस चैप्टर के अंतर्गत ये बताया गया है कि एक ही भूखंड पर विभिन्न भूप्रयोगों के लिए मिक्स्ड यूज की बिल्डिंग्स का निर्माण कैसे किया जा सकता है। आवासीय भूखंडों पर रेजिडेंशियल के साथ कॉमर्शियल या ऑफिस अन्य उपयोग की बिल्डिंग्स का निर्माण कैसे किया जा सकता है, उसके लिए क्या मानक हैं, सड़क की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, सेटबैक कितना होना चाहिए, FAR कितना होना चाहिए। इसके अलावा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट या TOD जोन के अंतर्गत जहां की रैपिड रेल या मेट्रो रेल के किनारे एक निश्चित चौड़ाई तक मिक्स्ड यूज बिल्डिंग्स का निर्माण किया जा सकता है, उनके क्या मानक है, उनके प्रोविजंस के संबंध में चैप्टर नंबर 8 में विस्तार से बताया गया है। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 है जिसमें कि एडिशनल FAR के बारे में बात की गई है। इसके डिफरेंट डिविजन्स हैं जैसे कि कंपनसेटरी FAR क्या होता है, कैसे मिलता है, एडिशनल FAR ऑन ग्रिल बिल्डिंग्स पे कैसे मिल सकता है, परचेजेबल एंड प्रीमियम परचेजेबल FAR की क्या लिमिट है, कितना पैसा लगता है, विस्तार से इस चैप्टर में उसके बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10, इसमें फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी के बारे में बात की गई है। जैसे कि फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ
सेफ्टी का मेजर्स क्या है, मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11, इसमें स्ट्रक्चरल सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12, इसके अंतर्गत प्रोविजंस फॉर डिफरेंटली एबल्ड एल्डरली एंड चिल्ड्रन की कैटेगरी के लोगों के लिए क्या क्या प्रोविजंस करने हैं उसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13, इसमें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात की गई है, जिसके अंतर्गत वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, टोपोग्राफी एंड नेचुरल ड्रेनेज के बारे में बात की गई है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, एयर क्वालिटी एंड नॉइज कंट्रोल के बारे में बात की गई है, ग्रीन कवर एंड ट्री प्लांटेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 14, क्वालिफिकेशंस एंड कॉम्पिटेंस ऑफ लाइसेंस टेक्निकल पर्संस के बारे में बात की गई है। लाइसेंस टेक्निकल पर्संस की क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और उसकी क्या कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट है मॉडल जोनिंग रेगुलेशंस। जोनिंग रेगुलेशंस ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बायलॉज का पार्ट नहीं है, ये अलग से जोनिंग रेगुलेशंस है। इस बुकलेट में चैप्टर नंबर 15 के रूप में इसको समाहित किया गया है। इसमें थोड़ा डिकोड करते हैं कि जोनिंग रेगुलेशंस एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि मास्टर प्लान के अंतर्गत जब किसी शहर का मास्टर प्लान बनता है तो उस मास्टर प्लान के चित्र में उस शहर के विकास क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त एरिया को, समस्त क्षेत्रफल को विभिन्न भू उपयोगों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि रेजिडेंशियल लैंड यूज, कॉमर्शियल लैंड यूज, ऑफिस लैंड यूज, इंडस्ट्रियल लैंड यूज, पब्लिक एंड सेमी पब्लिक फैसिलिटीज लैंड यूज, ऑफ पार्क लैंड यूज, ओपन स्पेसेस एंड एग्रीकल्चर लैंड यूज। इस तरह किसी शहर के विकास क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्रफल को डिफरेंट लैंड यूज में मास्टर प्लान के अंतर्गत वर्गीकृत और चिन्हित किया जाता है। मास्टर प्लान के चित्र पर इन डिफरेंट लैंड यूजेज को बृहत लैंड यूज के रूप में अंकित किया गया है, लेकिन इन बृहद लैंड यूजेस के अंतर्गत पर्टिकुलर किसी लैंड यूज के अंतर्गत जो निर्धारित मानक हैं उनमें अगर किसी दूसरे उपयोग की क्रिया अनुबंध की जानी है, जिसको कि हम इंसिडेंटल क्रिया या अनुषंगिक क्रिया कहते हैं, तो वो जोनिंग रेगुलेशंस के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए किसी शहर के मास्टर प्लान में 1000 हेक्टेयर जमीन को आवासी में रखा गया है, तो सामान्य ज्ञान से इसमें यही प्रतीत होता है कि आवासीय भू उपयोग के अंतर्गत आप सिंगल ड्वेलिंग यूनिट के मकान बना सकते हैं, मल्टी ड्वेलिंग यूनिट के मकान बना सकते हैं, ग्रुप हाउसिंग बना सकते हैं, इस तरह की क्रियाएं की जा सकती हैं। लेकिन ये सामान्य प्रतीत होने वाले बृहद भू उपयोग की क्रियाएं हैं। लेकिन ऐसे आप कल्पना करिए कि 1000 हेक्टेयर जमीन में जहां बहुत सारी आबादी आवासीय प्रयोग के लिए या रहने का प्रयोग करेगी, वहां पर आपको होटल्स की जरूरत भी पड़ सकती है, नर्सिंग होम की जरूरत भी पड़ सकती है, पुलिस स्टेशन की जरूरत पड़ सकती है, पोस्ट ऑफिस की जरूरत भी पड़ सकती है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस भी बनाए जाने की आवश्यकता रहती है, छोटी छोटी कन्वीनियंट शॉप्स भी बनानी पड़ती हैं, सिनेमा हॉल भी बनाए जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस और एजुकेशन की बिल्डिंग्स भी बनाई जाती हैं, और पेट्रोल पंप जैसी अन्य क्रियाएं भी आवश्यक होती हैं रेजिडेंशियल भूप्रयोग के अंतर्गत। लेकिन मुख्य भूप्रयोग रेजिडेंशियल होने के कारण इनमें ये क्रियाएं सामान्यतः अनुमन्य नहीं की जा सकती हैं, इसलिए इन क्रियाओं को इंसिडेंटल क्रिया कहा जाता है और इन क्रियाओं को जोनिंग रेगुलेशंस में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत मुख्य भूप्रयोग के अंतर्गत निर्धारित प्रभाव शुल्क लेकर स्वीकृत किया जा सकता है। जैसी भी परिस्थिति होगी प्रभाव शुल्क की, उसके अनुसार उसके फैक्टर से गुणा करके प्रभाव शुल्क का धनांक कैलकुलेट किया जाता है और उस आधार पर मॉडल जोनिंग रेगुलेशंस के प्रावधानों के अंतर्गत मुख्य भूप्रयोग के अंतर्गत आनुषंगिक क्रियाएं अनुबंध की जाती हैं। दोस्तों, ये था चैप्टर नंबर 15 या जोनिंग रेगुलेशंस के बारे में। मैंने आपको इसको डिकोड कर दिया है। अब बात करते हैं इस बुकलेट के चैप्टर नंबर 16 के बारे में। इसका नाम है कंपाउंडिंग ऑफ बिल्डिंग्स एंड डेवलपमेंट बायलॉज। कंपाउंडिंग बायलॉज के डिफरेंट बिंदुओं के अंतर्गत टाइटल एंड कमेंसमेंट ऑफ बायलॉज है। इसके बाद कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस है, वो कौन से अपराध हैं जिनको समन किया जा सकता है और कौन से वो अपराध हैं जिनको समन नहीं किया जा सकता, इसके बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। और कंपाउंडिंग के प्रोसेस के बारे में पूरा डिटेल से उल्लेख किया गया है कि किस भूप्रयोग में किस सीमा तक किए गए निर्माण को समन या कंपाउंड किया जा सकता है और उस पर शुल्क की गणना किस आधार पर की जाती है, इसके बारे में एक चार्ट के माध्यम से विस्तार से बताया गया है। अगर आपने स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अधिक निर्माण कर लिया गया है, चाहे वो तलों की संख्या बढ़ा ली हो, चाहे सेटबैक में अपना निर्माण बढ़ा लिया हो, या परसेंटेज में निर्धारित जो ग्राउंड कवरेज या अन्य तलों पर कवरेज है उसको अधिक कर लिया है, या पार्किंग की व्यवस्था आपने कुल किए गए निर्माण के रिस्पेक्ट में कम कर रखी है,
तो ये सारे अपराध आपको समन कराने पड़ सकते हैं और इसको समन कराने की एक सीमा है, बायलॉज में इनका उल्लेख किया गया है इन सीमाओं का। अगर समनी सीमा तक आपका निर्माण होगा तो कंपाउंडिंग बायलॉज में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत उस निर्माण को समन किया जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 17 की। इसमें प्रोविजंस फॉर इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। और नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 18। इसमें इन बिल्डिंग सॉल्यूशंस फॉर कॉमन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। इस तरह इस बिल्डिंग बायलॉज में कुल 18 चैप्टर्स हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 15 जैसा कि मैंने पहले आपको बताया जॉइनिंग रेगुलेशंस के संबंध में है, और चैप्टर नंबर 16 कंपाउंडिंग बायलॉज से संबंधित है। इसके बाद बायलॉज में कुछ अपेंडिक्सेस और कुछ फॉर्म्स के फॉर्मेट दिए गए हैं, वो आप बिल्डिंग बायलॉज की बुकलेट लेके देख सकते हैं। दोस्तों इन सूचनाओं के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। आपने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।